आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई गेंद या फुटबॉल जो है हमने उसको पुश किया या किक किया तो क्या है, ग्राउंड पे लुढ़कने लगा है ना। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये गेंद जो है रुक जाती है अपने आप। तो वही हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो मूव करते रहेगी, या स्टेशनरी कंडीशन में तो स्टेशनरी कंडीशन में ही रहेगी, है ना, जब तक कि उसमें कोई फोर्स न लगे। तो यहाँ पे ये फुटबॉल क्या है, कुछ समय के बाद रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है जिसके कारण ये फुटबॉल रुक जाता है? ठीक है, वैसे ही जैसे आप स्लाइड कर रहे हैं, आपके पैर में एक स्लाइडर है और आप ग्राउंड में स्लाइड कर रहे हैं। आपने पुशअप किया तो पुश करने के बाद ये थोड़ी देर स्लाइड करेगा, फिर अपने आप रुक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रोलर और ग्राउंड के बीच में कोई फोर्स या कोई अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा तभी आप रुक पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें लगता है देखने से कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसा कौन सा फोर्स एक्ट करता है जो इन चीज़ों को अपने आप रोक देती है? ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि गेंद और ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट है, तो दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन काम करता है, एक घर्षण काम करता है। इसी घर्षण की वजह से कोई बॉडी जो मूविंग कंडीशन में है वो अपने आप रुक जाती है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो फ्रिक्शन एक तरीके का क्या है, फोर्स है जो किसी बॉडी में काम करता है जब वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, है ना, या मूव करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, तो फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे एक बॉक्स है जिसको आप पुश करके मूव कर रहे हैं या मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बॉक्स के नीचे कोई सरफेस है, तो ये सरफेस उस बॉक्स के जिस डायरेक्शन में हम पुश लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉक्स में क्या रहता है, फ्रिक्शन काम करता है, जिसकी वजह से हमें क्या है, फोर्स लगाना पड़ता है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम बॉक्स को कम फोर्स से मूव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक तरीके से फोर्स है जो किसी भी बॉडी के मोशन को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, उसको अपोज करता है ना। और इसमें दो बॉडी होती है और दोनों बॉडी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करते हैं। रिलेटिव मोशन मतलब दोनों जो बॉडी है उसका वेलोसिटी में चेंज रहता है, एक वेलोसिटी का कम, एक बॉडी का वेलोसिटी कम, दूसरे बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा। तो ये रिलेटिव मोशन होता है। और डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है या सेम डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे दो बॉडी जो रिलेटिव मोशन कर रहा हो और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो दोनों बॉडी क्या करता है, एक दूसरे पे एक रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करता है जो कि फ्रिक्शन कहलाता है, जो एक दूसरे के मोशन को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है। क्लियर है फ्रिक्शन क्या होता है? अब ये जो फ्रिक्शन है कहाँ पे काम करता है? जैसे गेंद लुढ़क रही है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड और गेंद के सरफेस के बीच में ये फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, है ना। जैसे रोलर है तो रोलर और सरफेस, ग्राउंड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। जैसे यहाँ पे बॉक्स है तो बॉक्स और नीचे ग्राउंड सरफेस के बीच में ये फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, कोई भी दो बॉडी जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रही हो, करने की कोशिश कर रही हो, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता ही है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, देखिए एक सरफेस है जिसमें एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, अब ये बॉडी जो है वो क्या है, रिजिड बॉडी है ना। हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा रिजिड बॉडी ही आएगा। अब ये दोनों बॉडी क्या है, एक दूसरे से कांटेक्ट पे है,
अब ये ऊपर वाले बॉडी की बात करें तो इसका डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है, जिसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स एन एक्ट करेगा। अब इस बॉडी में हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये पी अप्लाइड फोर्स है जो एक्सटर्नली हम अप्लाई कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में इसमें मोशन होगा या ये मोशन करने की कोशिश करेगा, है ना। जरूरी नहीं कि मोशन हो, ये हो सकता है स्टेशनरी कंडीशन में हो या हो मूविंग कंडीशन में हो सकता है। तो मोशन या मोशन करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये बॉडी और नीचे सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और ये फ्रिक्शन फोर्स हम जो अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या हम बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में वो मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। क्लियर है। तो ये दो बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेस पे ही काम करता है, जो दो बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रही हो। ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहे हो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कि जो सरफेस आपस में कांटेक्ट है वो किस तरीके का सरफेस है। सरफेस देखिए, चिकना सरफेस हो सकता है, खुरदुरा सरफेस हो सकता है, सॉलिड सरफेस हो सकता है, या लिक्विड सरफेस भी हो सकता है, किसी भी तरीके का सरफेस हो सकता है। तो कितना फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ये सरफेस के टाइप या काइंड ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि उस पर हम कितना अप्लाइड फोर्स है, कितना हम उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली, कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे काम करेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ये ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे, पुश फोर्स लगाएंगे, पुल फोर्स लगाएंगे, तो उसके हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये हो गया फ्रिक्शन। आई होप कि फ्रिक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है ना, जो दो बॉडी जो आपस में रिलेटिव मोशन कर रही हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, तो एक दूसरे के मोशन को वो अपोज करती है। ठीक है। अब ये फ्रिक्शन होता क्यों है इसको हम डिस्कस करते हैं। कॉसेस ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो हर एक बॉडी जो है वो क्या है, मोलिक्यूल्स से बनी होती है, एटम्स से बने होते हैं। तो मोलिक्यूल्स से बने होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक बॉडी बहुत सारे मोलिक्यूल होगा, और मोलिक्यूल होने की वजह से वो क्या होता है, बॉडी का जो सरफेस है उसमें बम फॉर्म होता है। बम का मतलब होता है हिल्स और वैलीज फॉर्म होता है, उबड़ खाबड़ सरफेस वहाँ पे बनता है। ठीक है। तो कुछ बॉडी में क्या होता है, मॉलिक्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा बम्प हो सकता है, बहुत ज़्यादा हिल और वैली फॉर्म हो सकता है ना, उबड़ खाबड़ हो सकता है। या कुछ सरफेस बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है उसकी वजह से छोटे बम्प या कम हिल और वैली फॉर्म हो सकता है। ठीक है। तो ये बम्प कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सरफेस देखिए, ये किसी बॉडी का सरफेस है जो खुरदुरा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सरफेस का वैली और हिल फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं बम्प्स, है ना। तो जब इसी तरीके से और दूसरा बॉडी भी हो सकता है, तो दो बॉडी का सरफेस इस तरीके से है। ठीक है। किसी बॉडी में कम यहाँ पे खुरदुरा या वहाँ पे इस कम स्मूथनेस रहता है, या कुछ सरफेस रफनेस रहता है, कुछ स्मूथ रहता है। ठीक है। तो जो दो बॉडी कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे दो बॉडी है तो हो सकता है दोनों बॉडी में जो बम्प है वो कम हो, ये कांटेक्ट में हो, है ना। इसको हमने ऐसे फोर्स करके अप्लाई किया हुआ है, दोनों का एक दूसरे पे हमने प्रेस किया हुआ है। तो ऐसा प्रेस करने से क्या होगा, एक बॉडी का बम दूसरे बॉडी के बम से मिलेगा, या हील एक बॉडी का हील दूसरे बॉडी के वेली से मिलेगा, और दूसरे बॉडी का वेली एक बॉडी के हील से मिलेगा। तो वेली और हील एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल जाते हैं और लॉक हो जाते हैं। ठीक है। जैसे ये सरफेस है, खुरदुरा सरफेस है, दोनों एक दूसरे से मिल गया, इसको हमने प्रेस किया तो दोनों बॉडी के जो बम्प्स है, हिल और वेली है, आपस में क्या होंगे, ऐसे चिपक जाएंगे। अब इसको हमने प्रेस कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बम्पी सरफेस है बॉडी का वो आपस में क्या करेंगे, रब होंगे, रबिंग होंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, है ना। वेल्डिंग की तरह या माइक्रो वेल्ड यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ये सरफेस को है चिपक जाते हैं। अब इस सरफेस को हम क्या करना चाहते हैं, स्लाइड करना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। तो ये हमने फोर्स लगा दिया इस तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे चिकना सरफेस होगा, कम बम्प है, वहाँ पे हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और जहाँ पे रफ सरफेस है, जहाँ पे
बहुत ज़्यादा बम्पी सरफेस है वहाँ पे अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर बॉडी में अधिक फोर्स लग रहा है तो जिसकी वजह से वो उसके सरफेस क्या हो जाते हैं, वेल्ड हो जाते हैं, है ना। और वेल्ड जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वेल्ड होगा और उतना उस सरफेस को अलग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। स्मूथ सरफेस है तो हमें अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा दोनों सरफेस को अलग करने के लिए। या अगर वहाँ पे रफ सरफेस है, बहुत ज़्यादा बम्पी सरफेस है, तो वहाँ पे अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा उस सरफेस को या उस बॉडी को स्लाइड करने के लिए या एक दूसरे के रिलेटिव मोशन लाने के लिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली फ्रिक्शन का रीज़न क्या है। दो सरफेस जो कांटेक्ट में है वो बम्पी सरफेस होते हैं, हिल और वैली बने रहते हैं, जिसको आपस में कांटेक्ट है और एक फोर्स लगने के कारण क्या हो जाते हैं, आपस में वेल्ड हो जाते हैं, माइक्रो वेल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको जब हम रिलेटिव मोशन कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक फ्रिक्शन काम करता है, एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। क्लियर है फ्रिक्शन किस वजह से होता है। जैसे कि एक बॉक्स है, चिकनी स्मूथ सरफेस पे रखा है, स्मूथ सरफेस का मतलब वहाँ पे बम्पी सरफेस कम बम्पी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉडी को मूव कराने के लिए हमें कम पुश फोर्स अप्लाई करना पड़े, तो यहाँ पे लो फ्रिक्शन आएगा, है ना। जैसे रफ सरफेस है, रफ सरफेस मतलब यहाँ पे जो सरफेस है बॉटम में उसका बम्पी सरफेस हाई है, हाई बम्पी सरफेस, हाई बम्पी मतलब हिल और वैली जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये रफ सरफेस है। तो इसमें बॉडी को हम मूव करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें हाई पुश फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रफ सरफेस पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है या फ्रिक्शन काम करता है। क्लियर है, फ्रिक्शन बम्पी सरफेस के वेल्ड हो जाने के कारण होता है। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन जो हो रहा है उसके बहुत सारे टाइप्स है और टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो फ्रिक्शन का टाइप है वो ड्राई फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक्स फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग टाइप फ्रिक्शन होता है, इसके अलावा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ड्राई फ्रिक्शन के बारे में। तो ड्राई फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, जब दो सॉलिड बॉडी आपस में क्या हो, कांटेक्ट हो, और दोनों सॉलिड बॉडी क्या हो, उसका जो सरफेस कांटेक्ट में हो क्या हो, ड्राई हो, तो ऐसे ड्राई सरफेस जो कांटेक्ट में है और उसके बीच में जो फ्रिक्शन काम करता है उस फ्रिक्शन को हम ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। इस फ्रिक्शन को कोलाम फ्रिक्शन भी कहा जाता है। जैसे ये अंकल क्या कर रहा है, ट्रॉली को पुशअप करके मूव कर रहा है, तो ट्रॉली के नीचे जो रोलर है ना, और उसके नीचे ग्राउंड है, तो रोलर और ग्राउंड के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो रोलर और ग्राउंड क्या है, सॉलिड सरफेस है, और यहाँ पे ये दोनों सरफेस क्या है, ड्राई है, तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो ड्राई फ्रिक्शन है। जैसे हम टेबल को पुश करके स्लाइड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो टेबल और नीचे ग्राउंड सरफेस के बीच में क्या है, कांटेक्ट है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो कि ड्राई फ्रिक्शन होगा। वैसे ही एक लड़का क्या है, स्लाइड कर रहा है स्लाइडर पे, ठीक है, तो उसके बॉडी और स्लाइडर के बीच में कांटेक्ट है, तो जो भी सरफेस है वो क्या है, ड्राई है ना, सूखा हुआ सरफेस है, तो यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो ड्राई फ्रिक्शन होगा। क्लियर है, ड्राई फ्रिक्शन। तो कोई भी सॉलिड सरफेस जो एक दूसरे से कांटेक्ट हो और दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कर रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो, दोनों सरफेस ड्राई हो, तो वहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो ड्राई फ्रिक्शन होगा। मान लो इस तरीके से एक सरफेस है, इस पर एक बॉडी है, दोनों सॉलिड बॉडी है, दोनों का कॉन्टेक्ट सरफेस ड्राई है। अब इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स एन अपवर्ड, जिसमें हमने एक फोर्स पी अप्लाई किया है लेफ्ट राइट डायरेक्शन में, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी या करने की कोशिश करेगी। तो ये बॉडी और नीचे सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन काम करेगा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट या मोशन के अपोजिट। ठीक है, तो ये दोनों बॉडी क्या है, ड्राई सरफेस पे कांटेक्ट है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो ड्राई फ्रिक्शन होगा। क्लियर है, ड्राई फ्रिक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी फ्लूइड पाइप में हो या रिवर में फ्लो हो रहा है, तो रिवर में मान लो फ्लो हो रहा है, तो रिवर में आप जाएंगे तो नीचे वाला जो
लेयर होता है पानी का या फ्लूइड का, वो कम वेलोसिटी होता है, ऊपर का लेयर क्या होता है, अधिक वेलोसिटी होता है। तो पानी या किसी भी फ्लूइड का जो अलग अलग लेयर का वेलोसिटी अलग अलग होता है, ठीक है। तो हर एक लेयर के बीच में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो पानी या किसी भी फ्लूइड के हर एक लेयर के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है। तो ये फ्लूइड के अंदर उसके मोलिक्यूल के इंटरैक्शन के कारण होता है। लेकिन इसके अलावा अगर फ्लूइड में कोई बॉडी क्या हो, फ्लोटिंग कंडीशन में हो या तैर रही है, ठीक है, तो जो बॉडी तैर रही है उस फ्लूइड में, उस पानी में, तो उस बॉडी और फ्लूइड के बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। तो इसको भी हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो है दो तरीके से हो सकता है। एक तो खुद उस फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन होता है लेयर, दो लेयर के बीच में, या कोई बॉडी, सॉलिड बॉडी उस फ्लूइड में क्या हो, फ्लोटिंग कंडीशन में हो, या कोई बॉडी उसके अंदर हो, तो उस बॉडी, सॉलिड बॉडी और फ्लूइड के बीच में एक फ्रिक्शन काम करता है। तो इस तरीके का फ्रिक्शन फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे ये फ्लूइड है, दो लेयर के बीच में क्या होता है, इंटरनल इंटरैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन आता है दो लेयर के बीच में, है ना, क्योंकि रिलेटिव मोशन रहता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। वैसे ही कोई बॉडी उस फ्लूइड में क्या है, फ्लोटिंग कंडीशन में, तो बॉडी के सरफेस और फ्लूइड का सरफेस जो कांटेक्ट पे है, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो फ्लूइड फ्रिक्शन है। अब ये सॉलिड बॉडी और फ्लूइड के बीच में ऐड कर रहा है, तो इससे कि फोर्स को हम, फ्रिक्शन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन दो तरीके से होता है, इंटरनल फ्रिक्शन जो कि खुद फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करता है, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो कब होता है, जब फ्लूइड में कोई सॉलिड बॉडी क्या हो, फ्लोटिंग कंडीशन में हो, और उस सॉलिड बॉडी और फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा हो। तो ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन, जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे हैं पानी के अंदर, तो आपके बॉडी और इस पानी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ये क्या है, एक्सटर्नल फ्लूइड फ्रिक्शन है। या आप पैराशूट से लैंडिंग कर रहे हैं, तो एयर क्या करेगा, आपकी बॉडी पे या इस पैराशूट पे एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। आप जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो यहाँ पे एयर आपके बॉडी पे फ्रिक्शन लगा रहा है, तो ये भी क्या है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अब लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कि आप ग्राउंड सरफेस पे या फर्श पे चल रहे हैं, तो नॉर्मली आप चल पाते हैं। अगर आपके पैर के नीचे पानी आ जाए, है ना, या कोई भी फ्लूइड वहाँ पे गिरा हो, तो आप क्या करते हैं, फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड क्या है, सॉलिड सरफेस है, और आपका पैर भी सॉलिड सरफेस है, दोनों सॉलिड सरफेस है, और उसके बीच में क्या आ गया, एक फ्लूइड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो सॉलिड सरफेस के बीच में कोई फ्लूइड आ जाए, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है फ्लूइड के कारण, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो दो सॉलिड सरफेस के बीच में लुब्रिकेशन का काम करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे दो सरफेस के बीच में कोई लुब्रिकेंट फ्लूइड हो, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वो सॉलिड सरफेस पे, वो लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन होगा। जैसे कि दो सॉलिड मेटल है, दोनों के बीच में हमने एक लिक्विड फिलअप कर दिया है, और ये दोनों मेटल सरफेस एक दूसरे से क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा दोनों सॉलिड सरफेस के बीच में, वो लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन होगा। क्लियर है। एक्चुअली हम लोग लुब्रिकेशन का यूज़ क्यों करते हैं, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है ना। तो लुब्रिकेशन फ्लूइड यूज़ करने के बाद जो भी फ्रिक्शन होगा वो लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि हम गियर में क्या करते हैं, ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल का यूज़ करते हैं, तो ये फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो गियर के सरफेस के बीच में जो भी फ्रिक्शन होगा वो लुब्रिकेशन फ्रिक्शन होगा। क्लियर है, लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन। आगे हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर अवस्था में, ठीक है। जैसे एक बॉक्स है, इसको एक पर्सन क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से पुश फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम फोर्स लगाने के बावजूद भी ये क्या है, बॉक्स जो है स्टेशनरी कंडीशन में है,
ठीक है, स्टेशनरी कंडीशन में है। अब हम फोर्स लगा रहे हैं और स्टेशनरी कंडीशन में है, इसका मतलब ये है कि उस बॉक्स पे हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में कोई फोर्स काम कर रहा है ना, जो उसको आगे मूव करने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम किसी भी बॉडी में फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी क्या हो, स्टेशनरी कंडीशन पे हो, तो बॉडी और जिस सरफेस के ऊपर वो बॉडी रखी है उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई दो बॉडी क्या हो, कांटेक्ट में हो और दोनों बॉडी के सरफेस कांटेक्ट में हो और दोनों बॉडी क्या हो, स्टेशनरी कंडीशन में हो, स्टैटिक कंडीशन में हो, है ना, और दोनों बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। फॉर एग्जांपल ये सरफेस पे बॉडी रखा हुआ है, बॉडी का वेट डाउनवर्ड, इसमें रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है। अब इसमें हमने एक फोर्स P अप्लाई किया है राइट डायरेक्शन में, है ना, इसको हम मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने जो फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो दो सरफेस कांटेक्ट में है वहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है ना, जो कि क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है, ना ही ऊपर वाली बॉडी मूव कर रही है ना ही नीचे वाली बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखिए यहाँ पे अप्लाइड फोर्स होना चाहिए, क्योंकि हम जितना अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा। अगर हम अप्लाइड फोर्स नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। क्लियर है, तो अप्लाइड फोर्स का होना ज़रूरी है, हम जो भी वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसको मूव कराने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में। जैसे एक ट्रॉली है, उसमें कुछ वेट रखा हुआ है, इसको हम मूव करा रहे हैं इस तरीके से फोर्स अप्लाई करके। तो ये रोलर लगा हुआ है और ये ग्राउंड सरफेस पे मूव कर रहा है बॉडी। तो यहाँ पे रोलर और ग्राउंड सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट या जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट। तो यहाँ पे ट्रॉली क्या है, मूविंग कंडीशन में। तो कोई भी बॉडी जब मूविंग कंडीशन पे हो, है ना, कोई भी बॉडी, दो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो और एक दूसरे के रिलेटिव क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो, और दोनों बॉडी का सरफेस कांटेक्ट में हो, तो एक दूसरे पे एक क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उसको हम डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। इस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बॉडी इस ग्राउंड फ्लोर पे रखी हुई है, यहाँ पे वेट डाउनवर्ड और रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है इस बॉडी का। अब इस बॉडी में हम एक फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं और इसको इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, ये मूविंग कंडीशन पे है। अब ये बॉडी जो है मूविंग कंडीशन पे है, तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है दोनों बॉडी का, वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ये डायनेमिक फ्रिक्शन होगा, जो कि मोशन के अपोजिट या हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। अब ये जो डायनेमिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है वो दो तरीके के होते हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और एक रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये इंक्लाइंड सरफेस है, इसमें हमने एक बॉक्स को रख दिया है, तो ये बॉक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, मोशन करेगा, और यहाँ पे बॉक्स क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है इस इंक्लाइंड सरफेस पे, तो इसको हम स्लाइडिंग मोशन कहते हैं। इसके जगह पे अगर कोई हमने सर्कुलर ऑब्जेक्ट रख दिया है तो ये रोल करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पे जो मोशन है वो रोलिंग मोशन है। ठीक है, तो जब भी स्लाइडिंग मोशन और रोलिंग मोशन कर रहा हो तो उसके हिसाब से ये फ्रिक्शन काम करता है, जो कि डायनेमिक फ्रिक्शन है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जब दो बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो, एक दूसरे पे क्या कर रही हो, स्लाइड कर रही हो, स्लाइडिंग मोशन कर रही हो, तो दोनों बॉडी के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जैसे ये बॉडी है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, हमने इसमें अप्लाइड फोर्स P अप्लाई किया है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है, तो ये मोशन क्या है, स्लाइडिंग मोशन है। तो यहाँ पे दोनों सरफेस के कांटेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में,
जो इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। क्लियर है। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें, जब दो बॉडी क्या हो एक दूसरे के ऊपर रोल करे तो दोनों बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेस में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। जैसे ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड और उस पर रिएक्शन फोर्स एन अपवर्ड एक्ट करा, इसमें हमने एक फोर्स पी अप्लाई किया हुआ इस डायरेक्शन में, जिसके कारण ये बॉडी रोल कर रही है। अब ये रोलिंग मोशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में ये मूव करेगी और ये रोलिंग मोशन होगा। तो रोलिंग मोशन हो रहा है तो ये बॉडी और डाउन नीचे जो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, जो कि क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। क्लियर है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कोई भी बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है जिसका वेट W है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसके एक रिएक्शन फोर्स एन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब इस बॉडी में हम P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फोर्स P हमने अप्लाई किया है तो कब तक अप्लाई करना है ना, बॉडी का जितना वेट होगा उसके हिसाब से हमें P अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है उससे कम हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी क्या है, मूव नहीं कर पाएगी। तो बॉडी को मूव करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉडी में हम फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं, कम P लगा रहे हैं तो स्टैटिक कंडीशन पे है। जैसे जैसे P का मान बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसा P का वैल्यू आ जाता है जिस पे ये बॉडी मूव करने लगती है। तो जस्ट जब ये मूव करने लगे बॉडी एट द पॉइंट ऑफ, है ना, एट द पॉइंट ऑफ बिगनिंग ऑफ द मूव, है ना, जब ये बॉडी क्या करे, मूव करने लगे, जस्ट मूविंग कंडीशन में हो, उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है दो बॉडी के बीच में उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब स्टैटिक कंडीशन में है और वो फोर्स लगाने से डायनेमिक कंडीशन में आ रहा है, मूविंग कंडीशन में आ रहा है। तो स्टैटिक से डायनेमिक कंडीशन में आने के लिए बीच में जो पॉइंट रहता है, जिस पॉइंट को जस्ट स्टैटिक से डायनेमिक में चेंज हो रहा है, उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है या जस्ट मूव जब करता है बॉडी स्टैटिक से डायनेमिक में आता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं लिमिटिंग ना। और वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है। ये भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक बॉक्स है जिसको हम पुश, जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसमें रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें पुश फोर्स हमने P अप्लाई किया और P अप्लाई करके इसको हम जस्ट मूव कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, है ना। पहले स्टैटिक कंडीशन में था, P लगा के हमने जस्ट मूव किया। तो ये बॉक्स और नीचे ग्राउंड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स करेगा जस्ट मूविंग कंडीशन एट द पॉइंट ऑफ इंटेंट टू मूव, इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसके बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। हमने डिस्कस किया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के बीच में। जैसे कि ये पर्सन जो है एक बॉक्स को स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अधिक फ्रिक्शन काम करेगा। इसके अलावा अगर रोलर लगा दे उस बॉक्स में तो हम इजीली उसको मूव करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रोलर है और ग्राउंड सरफेस उसके बीच में कम फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ठीक है। तो कम फ्रिक्शन है तो हमें अधिक फोर्स कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन है तो हमें अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी को मूव कराने के लिए। इसका मतलब ये है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है इसका वैल्यू क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। क्लियर है। वैसे ही एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फिगर आप देखेंगे, आप स्टैटिक कंडीशन पे है और एक मूविंग कंडीशन में है। तो स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है। वैसे ही डायनेमिक कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है ना, उसमें जो मूविंग बॉडी है उसके बीच में फ्रिक्शन काम करता है। तो स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशन फ्रिक्शन की बात करें तो ये वैल्यू कम ज़्यादा होगा या बराबर होगा ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है
उस पे लग रहे हैं या बॉडी पे लग रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स के डिपेंड करता है ना। जितना हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे स्टैटिक बॉडी में उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। लेकिन डायनेमिक फ्रिक्शन जो है उसमें लग रहे फोर्स पे डिपेंड करता है, और उस जिस फोर्स पे वो मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो डायनेमिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी जस्ट मूविंग सिचुएशन में आता है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। इसके अलावा ड्राई फ्रिक्शन भी फ्लूइड फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब ये स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन को समझने के लिए एक ग्राफ है। जैसे अप्लाइड फोर्स को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया कि बॉडी को मूव कराने के लिए हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमने फ्रिक्शन की वैल्यू को ले लिया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को लिया। तो कोई बॉडी है जो स्टैटिक कंडीशन पे है उसको हम फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स हमने P अप्लाई किया, तो फोर्स P का वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जितना P का वैल्यू हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उस बॉडी पे जहाँ पे वो रखी हुई है ना, जिसके ऊपर हम उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन में होता है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो स्टैटिक कंडीशन में जब बॉडी हो तो उसमें जितना ज़्यादा फोर्स लगता है उतना ज़्यादा फ्रिक्शन आता है। तो ये जो लाइन है ये स्टैटिक कंडीशन को दिखाता है। अब जब हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू और बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, बॉडी को मूव कराता है और मूविंग कंडीशन में आ जाता है बॉडी। ठीक है, तो ये फिर मूविंग कंडीशन में आ गया। जब मूविंग कंडीशन में आता है बॉडी और उस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो इस तरीके से उसमें फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन ये वाला पोर्शन दिखा रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का शो कर रहा है ना। स्टैटिक कंडीशन में बॉडी हो तो उसमें अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। जब वो स्टैटिक कंडीशन से मूविंग कंडीशन में आता है तो उसमें जो फ्रिक्शन काम करता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। क्लियर है। और स्टैटिक से डायनेमिक में चेंज होने के लिए एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे देखिए ये क्या हो रहा है, स्टैटिक से डायनेमिक कंडीशन में आ रहा है। तो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है, और इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होगा इसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है किसी भी बॉडी में जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो रही हो, मोशन कर रही हो, रिलेटिव मोशन कर रही हो, मोशन करने की कोशिश कर रही हो। क्लियर है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही हमें फाइंड आउट करना रहता है जब भी बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स आपको जानना हो। ठीक है, तो आगे जितने भी चीज़ें आएंगी या जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन ही आएगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होता है और इस फ्रिक्शन को हमें फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। फ्रिक्शन बहुत सारे जगह पे ज़रूरी भी है और फ्रिक्शन बहुत सारे जगह पे ज़रूरी नहीं है, नुकसानदायक है। तो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे ये होना ज़रूरी है, फ्रिक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। जैसे कि आप पेन से पेपर में लिख रहे हैं तो पेपर और पेन के बीच में कांटेक्ट है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपका पेन जो है स्लिप करेगा और आप लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो कोई भी पेपर पे आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़रूरी है ना। कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कार ही या कार हो या कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, या आप खुद चल रहे हैं, कोई पर्सन चल रहा है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है ना, कहीं पे भी, तो वहाँ पे मूव करने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी जो है मूव नहीं कर पाएगी। क्लियर है। जैसे आप माचिस है, माचिस की तीली से आप क्या करते हैं, आग जलाते हैं, तो वहाँ पे हम स्लाइड कराते हैं, है ना, और वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से वो माचिस की जो काड़ी है वो जल पाती है। ठीक है। तो ये माचिस की तीली को जलाने के लिए भी आपको फ्रिक्शन ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप पे फ्रिक्शन नहीं है तो आप क्या है, चल नहीं पाएंगे, है ना, फिसल के क्या होंगे, गिर जाएंगे। चलने के लिए आपको फ्रिक्शन ज़रूरी है। ठीक है।
और कोई भी चीज़ को आप पकड़ रहे हो, होल्ड कर रहे हो हाथ से या किसी चीज़ से, तो वहाँ पे पकड़ने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए आपको फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे, वो चीज़ क्या होगी, स्लिप हो जाएगी, फिसल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे हमें फ्रिक्शन ज़रूरी है। अब फ्रिक्शन बहुत सारे जगहों पे क्या है, डिसएडवांटेजियस है, नुकसानदायक है। जैसे फ्रिक्शन होने की वजह से कोई क्या होता है, बॉडी का मोशन रुक जाता है या उसकी मोशन या उसकी गति कम हो जाती है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है ना। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, अगर कोई मशीन पार्ट्स है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो रिलेटिव मोशन कर रहा है, कांटेक्ट में, तो मशीन क्या हो जाता है, उसका लाइफ कम होता है, मशीन में वियर और टेयर, वहाँ पे घिसाव हो जाता है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो जो भी मशीन पार्ट्स है, ठीक है, वो कांटेक्ट में, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है, अगर फ्रिक्शन है तो आपको चलने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट, है ना। तो इस तरीके से फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है। आई होप कि फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का टाइप जो है आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।